Hello students, so now we are discussing the subject is jurisprudence and topic is the Pharmacy Act 1948। क्या होता है फार्मेसी एक्ट, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो इसके तहत हमें फॉलो करने होते हैं। सो लेट स्टार्टेड। आज हम जानते हैं फार्मेसी एक्ट क्या होता है। तो देखिए हम इसका एक शॉर्ट में व्यू देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखना है कि इस एक्ट में किस बारे में बताया गया है। हिस्ट्री, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या है, स्पेसिफिक प्रोविज़न क्या क्या थे इस एक्ट के लास्ट में, और जैसे कि हर एक्ट में होता है उसकी ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ क्या क्या थी। फिर इसके बाद आता है कॉन्क्लूजन। तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम सिंपल सी बात जानते हैं कि क्या था कि पहले के टाइम पे मतलब काफ़ी टाइम पुराने, जब हमारे एक्ट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो क्या था कि पुराने टाइम पे कोई भी जो था वो मेडिकल के फील्ड को या मेडिकल के बिजनेस को अपना रन कर रहा था, या उसके पास डिग्री हो ना हो, क्वालिफिकेशन है नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, तो उन सब चीज़ों से क्या था कि बहुत लॉस होता था। किसी को मेडिकल की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, दवाइयों की इतनी परख नहीं है, वो भी दवा देगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्या था कि इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए रेगुलेशन रखने के लिए, ताकि जो बंदे को नॉलेज है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, अथॉरिटी है, सिर्फ वही दवाइयों और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बिजनेस को कर सकता है, अदर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यही ताकि जनता को नुकसान ना हो, उनकी मेडिकल हेल्थ पे असर ना पड़े, और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो भी बुराइयां थी उसके लिए हमारा जो था फार्मेसी एक्ट का निर्माण था जो किया गया था। तो इंडिया वॉज द नो रिस्ट्रिक्शन टू प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी। क्या था कि इंडिया में फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस नहीं थे पुराने समय में। वन कुड बी प्रैक्टिस दिस द प्रोफेशन वॉज ओनली द प्रोफेशन। जैसे हम सभी चीज़ों का बिजनेस कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, वैसा ही फार्मेसी से रिलेटेड भी, अगर मेडिकल से रिलेटेड भी किसी को व्यापार करना है तो वो भी करता था। पर्सन हैविंग द नॉलेज एंड हैविंग द एजुकेशन ऑफ द फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और इंगेज इन अ प्रोफेशन, वो बंदा, वो लोग जिसने फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड चीज़ों का नॉलेज है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट को जिसने पढ़ा हो, कोलॉजी हो, एंड उस प्रोफेशन से जो इंगेज है, 100 ऑफ द केसेस ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंपाउंडिंग। क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कई सारी, मतलब जब हो गया था, इसके बाद देश में बहुत ज़्यादा जो है कि फार्मेसी दवाइयों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी। और क्या था, उस समय लोग अपने अपने तरीके से दवाइयाँ दे रहे थे, किसी चीज़ पे कोई रूल रेगुलेशन था नहीं। तो एक बार ये स्थिति उत्पन्न हो गई जाकर कि 100 से ज़्यादा जो थे वो केसेस आ गए। तो गवर्नमेंट ने इस तरह इस विषय में विचार किया, सोचा, और ये फिर क्या किया कि कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग, जो भी हम मतलब फार्मासिस्ट है उसकी कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी आप बिजनेस पोजीशन करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जो कि फार्मेसी एक्ट में रखे गए, कि कोई भी ऐसे ही जो है वो दवाइयों का बिजनेस या सेल या पोजीशन उनका नहीं कर सकता है, और उसके लिए उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद ही वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस या व्यापार को कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, और जो भी पहले समय से जैसे चीज़ें होती आ रही थी, उन सब चीज़ों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए हमारे फार्मेसी एक्ट का जो है वो निर्माण हुआ था, बनाया गया था। अब ये एक्ट कब बनाया गया था, क्या था, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। द एक्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द फार्मेसी। अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी जान लिया कि क्या था। तो ये एक्ट क्या था कि फार्मेसी रिलेटेड पोजीशन को, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था। अब द एक्ट वॉज प्रोमोलेटेड इन अ ईयर ऑफ द 1948। अब ये जो एक्ट था वो हमारा कब बना था, 1948 में पूरी तरीके से हमारे देश में जो है वो लागू हो गया था। द फार्मेसी बिल 1947 हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेशन रिसीव्ड टू द असिस्टेंस ऑफ द 4 मार्च 1948 एंड इट इज कम्स स्टेट बुक ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948।
तो ये हमारा जो है 4 मार्च 1948 को जो था पूरी तरीके से हमारा लागू हो गया था। अब डेफिनेशंस मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल काउंसिल क्या होती है, स्टेट काउंसिल क्या होती है, सेंट्रल रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम किसे बोलते हैं, एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं। क्योंकि मेडिकल की फील्ड में रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है। एक तो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब हमारे डॉक्टर, हमारे फिजिशियंस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा आ गए हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो भी दवाइयों की कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो उनकी अपनी डिग्री क्या है, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को उस एक्ट में रखा गया। उनकी सारी चीज़ें या इन चीज़ों को मेंटेन एंड रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सब बनाए गए। हिस्ट्री क्या था कि पुअर ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पीपल, जब लोगों की हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो अर्ली 20th सेंचुरी नो रिस्ट्रिक्शन टू द फार्मेसी, 20 जो उस सेंचुरी थी उसके पहले किसी का भी पब्लिक हेल्थ पे या उसकी प्रैक्टिस पे या इन सब चीज़ों पे, मतलब जो भी हमें दवाइयाँ दे रहे थे, वैद्य हो या कोई क्वेट्स हो, उन पे कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस था नहीं। तो जो जिसकी मर्जी आती थी वो अपने तरीके से काम करते थे। पुअर क्वालिटी ऑफ अ सर्विस जो थी एंड एब्सेंस द रिकॉग्नाइज द कैरिकुलम, ये सब सारी चीज़ें थी। अब क्या था, the desirable that the most under a country person who have attained the minimum standard of the profession education। अब क्या था, इस एक्ट को बनने के बाद कुछ चीज़ें जो थी वो निर्धारित की गई। तो वो क्या क्या थी कि किसी को भी अगर अपनी फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके पास जो भी निर्धारित उसकी क्वालिफिकेशन है उससे उस प्रोफेशन की होनी ही होनी चाहिए। अगर किसी को मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनना है तो उसे एमसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब किसी को फार्मासिस्ट बनना है तो उसे पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन सब सारी बातों को जो था ध्यान में रखा गया कि अगर आप इतना क्वालिफाइड हैं तभी आपको जो है इन सब चीज़ों से पोजीशन करने का जो है वो परमिशन मिल सकता है। प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन, जो भी आपकी मिनिमम एजुकेशन है एटलीस्ट वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करना है तो। फार्मेसी काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस प्रोविडेंट रजिस्टर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अब क्या कहता है कि इन सब चीज़ों का रूल्स रेगुलेशन बनने के बाद इन सब चीज़ों को एक मेंटेन करने के लिए भी तो भाई चीज़ों की या ज़रूरत पड़ती है। तो क्या था कि जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है और रेगुलेट करती है कि जो भी बंदे हैं हमारे मेडिकल से रिलेटेड या मेडिकल के बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा उनका बोर्ड है, क्या क्या उनकी सारी चीज़ें हैं, ये सब। And the provisional government prohibited to the dispensing of the medicine prescription of the medical practitioner thereby under the direct and personal supervision of the registered pharmacist। अब जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वो उनके अंडर में रह करके या विद जो उनका अपना रजिस्ट्रेशन है उसके दायरे में रह करके वो अपनी सारी चीज़ों को, बिजनेस को, पोजीशन को आगे कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो है वो उनका वेरिफिकेशन भी होता रहता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब किसी भी एक्ट को बनने का मेन रीज़न क्या था। तो फर्स्ट रीज़न तो हमने ये जान ही लिया कि रेगुलेटिंग द राइजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी ऑफ इंडिया, कि जो हमारी फार्मेसी, जो हमारे देश में फार्मेसी में या मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस का करना है, उनसे रिलेटेड काम आपको करना है, तो उसको मेंटेन एंड रेगुलेट करने के लिए हमारे फार्मेसी एक्ट का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन विलिंग इंटर द पोजीशन ऑफ द फार्मेसी। और किसी भी इंसान को यदि फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस में आना है तो उन सबको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन देना कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आपका टाइम ड्यूरेशन है, क्या आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस चीज़ों से रिलेटेड आपका नॉलेज होगा। तो मतलब उन सभी चीज़ों को एक यूनिफॉर्मिटी से शिक्षा देना। एंड अगर किसी को आना है तो सबसे पहले वो उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है आपको, इसके बाद आपको आना है इस फील्ड में, ये डिसाइड करना। फिर मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन इंटरिंग द प्रोसेशन ऑफ द फार्मेसी। और फिर क्या, उस बिजनेस में, उस पोजीशन में आने के बाद जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करने
करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा फार्मेसी एक्ट जो है वो बनाया गया। अब फार्मेसी एक्ट जब बनाया गया तो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो बनाई गई। अब वो क्या करती है, द पीसीआई वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द ईयर ऑफ द 1949। जो हमारी पीसीआई का निर्माण हुआ था, यह हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो हमारी 1949 में जो थी बनाई गई थी, एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। और ये क्या है कि हर 5 साल में जो है इसका चेंज होता रहता है, मतलब पीसीआई वही रहती है मगर उसके मेंबर्स जो होते हैं वो हर 5 साल में जो है वो चेंज किए जाते हैं, उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एंड एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स का आपसे समझ में ये आ रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स हमारे वो मेंबर्स होते हैं जिनका विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन, मतलब कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनके सपोर्ट से वो एक तरीके से इलेक्शन का प्रोसेस करके उन मेंबर को डिसाइड करते हैं और फिर हमारा इलेक्टेड मेंबर्स का चुनाव होता है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने नॉमिनीज़ के हिसाब से हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेट करती है, एंड आफ्टर डेट हमारे इलेक्टेड मेंबर्स का एक चुनाव होता है। और एक्स ऑफिसर्स मेंबर्स हमारे वो होते हैं जो कि रिटायर्ड मेंबर है, जिनके पास काफ़ी नॉलेज, काफ़ी अथॉरिटी है, उस फील्ड से रिलेटेड कई सारी किसी ऐसी पोस्ट को उन्होंने हैंडल किया है और इसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए, तो उन लोगों को भी, एक एक्सपीरियंस पर्सन को भी यहाँ पे जो है एक्स ऑफिसो एज ए एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब इलेक्टेड मेंबर्स में हमारे 6 मेंबर्स आते हैं जो कि हमारे यूजीसी एंड टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हमारी यूजीसी जो है वो इलेक्ट करती है या सेलेक्ट करती है। 1 मेंबर हमारा जो कि एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल इंडिया से हमारा जो है वो किया जाता है, और 1 मेंबर्स हमारा जो होता है इलेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो हमारा 1 मेंबर होता है उसमें से वो हमारा एमसीआई से मतलब इलेक्टेड किया जाता है, और दूसरा में मतलब कि जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से होता है, और दूसरा होता है जो हमारी स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से 1 मेंबर का चुनाव जो है किया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी हमारे 6 मेंबर ही होते हैं जो कि हमारे कहाँ से नॉमिनेटेड किए जाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें चूज़ करती है और सेलेक्ट करती है उन्हें। फिर है 1 रिप्रेजेंटेटिव इज़ द यूजीसी एंड एआईसीटीई। जो हमारा 1 मेंबर होता है वो हमारा यूजीसी एंड एआईसीटीई से इलेक्ट किया जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है। एंड 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज़ द यूनियन टर्शरी। जो हमारा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है वो स्टेट का होता है एंड यूनियन टर्शरी होता है। एक्स ऑफिसर के मेंबर्स में क्या क्या होते हैं कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, इसमें बड़े बड़े पोस्ट के लोग जैसे कि जो हमारी हेल्थ सर्विस से रिलेटेड एंड रेगुलेट करते हैं वो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, जनरल डायरेक्टर्स होते हैं। एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ द इंडिया, ये हमारे होते हैं एक्स ऑफिसों के मेंबर्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो क्या करती है और उसमें क्या क्या होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ अ काउंसिल, जो हमारा मतलब फार्मेसी काउंसिल है वहाँ के एक प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड 5 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया से ही इलेक्ट किए जाते हैं। ये सारे मेंबर्स हमारे मिलके जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ द दिस काउंसिल ऑफ द आल्सो अपॉइंट एज, अब क्या करते हैं इसके अलावा रजिस्ट्रार एक जो है वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, अदर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी फंक्शन, और वहाँ के जो और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं इसके अलावा थे, ये तो थे मेन। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सर्वेंट्स होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को मतलब पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करते हैं और वहाँ की चीज़ों को रेगुलेट एंड मेंटेन करने में पूरा सपोर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ अ पीसीआई, मतलब अब हमारी पीसीआई हो गई। अब पीसीआई का फंक्शन क्या था, ये तो था एक बड़ी मेंबर है, कमेटी है, जर्नल है, डायरेक्टर है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गया, हमारा एमसीआई से रिलेटेड मेंबर्स हो गए। लेकिन अब क्या था, इन सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोगों को बनाने के बाद जो हमने पीसीआई का निर्माण किया, तो वो पीसीआई हमारी एक्चुअली में वर्क क्या करती है। तो टू फ्रेम द एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द वुड फार्मासिस्ट एंड
टू कीप ट्यून एंड टू द चेंजिंग द नीड्स ऑफ द पैसेज ऑफ द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पीसीआई होती है वो क्या करती है कि जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, अगर किसी को पढ़ना है फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों में आने के लिए, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एजुकेशन। तो यूनिफॉर्म एजुकेशन में हम क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं, उनके सिलेबस क्या क्या है, उनका प्रैक्टिकल्स क्या क्या है, उनको कितना एग्ज़ाम देना है, किस तरीके का उनका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ाने हैं, क्या कंटेंट देना है। तो एक एजुकेशन से रिलेटेड पूरा जो होल एंड सोल चीज़ें हैं वो हमारी जो है वो पीसीआई जो है वो रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ध्यान देती है, और टाइम पड़ने पर उन्हें उसमें कुछ जो चेंजमेंट होते हैं वो भी अगर ज़रूरत पड़ने पर होते हैं तो वो हमारी पीसीआई जो है वो कर सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है। फिर एजुकेशन रेगुलेशन, अब एक उसने सारी चीज़ों को एक तैयार कर दिया, तो जो भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी यूनिफॉर्म शिक्षा को लेकर के, यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर को लेकर डिसाइड किए हैं, उनको रेगुलेट करना, मेंटेन करना और पालन कराना जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो भी हमारी पीसीआई का भी काम है। तो ये उन सब चीज़ों को भी नज़र में रखती है, ध्यान में देखती है और फॉलो कराने पे ध्यान देती है। द रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टर्शरी टू द which is the Pharmacy Act extended and maintain the central register of the pharmacist other function of the furtherance of the act। अब बहुत सारे क्या कहते हैं कि अब मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, अब वो इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड काम देख रहे, एंड बहुत सारे ऐसे अदर फंक्शंस भी होते हैं जो कि हमारे फार्मेसी एक्ट के अंदर आते हैं। अब देख रहे हैं अप्रूवल विड्रॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, आपको पता है कि पीसीआई इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम को देखती है कि अगर आपको कोई न्यू इंस्टीट्यूशन खोलना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली जो उसने एक अपना गाइडलाइन सेट कर रखी है वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे विड्रॉल करना है, क्या चीज़ें होती हैं, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी पीसीआई देखती है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस में हैं, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंडस्ट्री में हो या फिर एजुकेशन के फील्ड में है, तो आपको पता होगा कि पीसीआई से रिलेटेड हमारे कितने सारे काम होते हैं। तो अप्रूवल में देखते हैं प्रोसीजर टू द फॉलोड बाय द अप्रूवल एंड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द फार्मेसी, की जो प्रोसीजर होता है वो अप्रूवल लेने का, किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्टडी का कोर्स प्रोवाइडेड करने का। तो उसके लिए क्या करना होता है, एप्लीकेशन बाय द इंस्टीट्यूशन टू द पीसीआई, की जो इंस्टीट्यूट होता है उसके द्वारा पीसीआई को एक एप्लीकेशन दी जाती है। इसके बाद इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है, अगर उसमें आपकी सारी चीज़ें जो भी थी वो सही पाई जाती हैं, जो जो उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए कॉलेज में वो अगर सब सही है तो आपको अप्रूवल मिलता है, डिक्लेरेशन मिलता है, और आफ्टर दैट यू स्टार्ट द फार्मेसी कोर्स इन योर इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंड इज द विड्रॉल एंड नॉन कॉम्प्लियंस विद द एजुकेशन रेगुलेशन नोटिस इशू द इंस्टीट्यूशन। जो भी आपकी नॉन कॉम्प्लियंस विद एजुकेशन रेगुलेशन, अगर आपकी जो भी शिक्षा है वो नॉन कॉम्प्लियंस है, मतलब कि वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए थी, तो फिर क्या करती है पीसीआई हमारी इंस्टीट्यूशन के प्रति एक नोटिस जारी करती है। एंड 3 month विंडो ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेक द रिप्रेजेंटेशन द फाइनल डिस्कशन रेस्ट विद द पीसीआई। अप्रूवल एंड क्वालिफिकेशन द ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया। अब क्या है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीसीआई एंड एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन। क्वालिफिकेशन जो हमारी फार्मेसी की वो ग्रांटेड होती है आउटसाइड इंडिया भी, एंड रिकॉग्नाइज किससे की जाती है, हमारी पीसीआई से, एंड ये एप्लीकेबल होती है किसके लिए, इंडियन सिटीजन है जो भी हमारे उनके लिए। सिटीजन ऑफ द फॉरेन नेशनैलिटी कैन बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन व्हेन द इंडियन नेशनल होल्डिंग द सेम क्वालिफिकेशन इज अलाउड टू एंटर द प्रैक्टिस ऑफ द India. So now we are discussing the Pharmacy Act 1948, the first part. So I hope students you are understood well, and अब हम इसका पूरा टॉपिक जो है वो कवर करने के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।